वेलकम टू जैरब चौन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे। पेपर 1 में पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। पीवाईक्यूज में आज की वीडियो में 4 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी कवर करेंगे। जून 2024 के एग्जामिनेशन को देखेंगे। तो आज का ये जो पेपर है ये जून 2024 एग्जामिनेशन का लास्ट पेपर है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 4 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। उन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या सही अप्रोचेज होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट सवाल है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से है। देखिए, ये जो टेबल पे आधारित आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल पूछे गए हैं। अब तक एक टेबल देखने को मिलता था, आज आपको 2 टेबल देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे टेबल 1 है और यहाँ पे टेबल 2 है। जो टेबल 1 में डेटा दिया गया है 2018 से लेके, आप देख पा रहे होंगे 2018 से लेके 23 तक, मतलब कुल 6 वर्षों का डाटा दिया गया है। इन 6 वर्षों में भारत में आइसक्रीम की बिक्री जो हुई है वो करोड़ में दर्शाई गई। जैसे 2018 में देखेंगे तो 7500 करोड़ की बिक्री हुई है, जो कि टेबल 1 में आपको बतलाई गई है। अगर आप टेबल 2 को कंसीडर करेंगे तो देखेंगे वर्ष 2020 में आइसक्रीम की जो बिक्री का परसेंटेज दिया गया है। कुल मिला के कहें कि जो विभिन्न ये 6 कंपनियां हैं, 6 कंपनियों का वही बाजार शेयर प्रतिशत में बतलाया गया है। टेबल 2 2020 में आइसक्रीम बिक्री में कंपनीवार प्रतिशत बाजार शेयर बतलाया गया है। जैसे अमूल, वाडीलाल, बास्किन, ठीक है, वरना, क्वालिटी एंड अन्य प्रकार की आइसक्रीम्स हैं। इनका प्रतिशत शेयर, मतलब ये जो 28 लिखा है, 28 का मतलब है 28%। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो टेबल 1 में कुल बिक्री दी गई है और टेबल 2 में पर्टिकुलर कंपनी से या आइसक्रीम की जो टाइप्स हैं, ये 6 प्रकार की आपको आइसक्रीम्स दिख रही हैं, उनका बाजार शेयर आपको बतलाया गया है। तो इन दोनों टेबल के आधार पे सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए पहले सवाल को हम देखते हैं। लिखा है वर्ष 2020 में अमूल और वरना की बिक्री के बीच का अंतर कितना पूछा है। वर्ष 2020 में अमूल, वर्ष 2020 में अमूल, देखिए पहले देख लीजिए वर्ष 2020 में कुल बिक्री कितनी हुई है आइसक्रीम की। आइसक्रीम की जो बिक्री वर्ष 2020 में हुई है 8500 करोड़ है। ये जो 8500 करोड़ है, इसमें भाई ये 6 प्रकार की जो आइसक्रीम्स हैं, 6 सबकी सब हैं, ठीक है। लेकिन आपसे डिस्कस किसका किया गया, अमूल और वरना के बारे में पूछा गया है। तो वर्ष 2020 में 8500 करोड़ है, तो हम मान लेते हैं कि जो 100 की पूरी वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी बन गई, 8500 करोड़ बन गई। अब अमूल की बात की गई तो अमूल देखिए कितना है, 28% है। अगर 100 का मान 8500 है तो 28 का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा। 28 में अगर आप 85 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2380, ठीक है। तो ये 28% किसका हिस्सा है, ये अमूल का परसेंटेज है, ठीक है। अंतर किसके किसके बीच पूछा गया, वरना और अमूल के। तो अगर अमूल का 28% था तो इसका मान कितना निकल के आया, 2380 करोड़ निकल के आया। वरना की बिक्री का परसेंटेज कितना है, 6% है। अगर 100 का मान 8500 है तो 6 का मान निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब भाई जैसे हम 85 गुड़े 28 किए, वैसे हम 85 गुड़े 6 कर लेते हैं। तो 6 पचे 30 आएगा, 6 अठे 38 आएगा और 6 अठे 48 होगा, 48 3 51, अर्थात 510 करोड़ ये बन के आया। हम दोनों में अंतर पूछा गया है तो 2380 में से 510 हम निकाल देते हैं तो जीरो आएगा। फिर जीरो आएगा, 8 में से 1 गए 7, मतलब 7 देखते ही आप समझ गए होंगे ये 1870 करोड़ इसका राइट आंसर बनेगा। आगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1870 करोड़। अर्थात आप क्या हुआ, अमूल और वरना की बिक्री के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1870 करोड़ है। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए लिखा है यदि 2021 में कंपनियों का बाजार शेयर प्रतिशत वही रहता है, 2021 में कंपनियों का बाजार शेयर प्रतिशत वही रहता है जैसा कि 2020 में था, तो 2020 से 21 में अमूल के कारोबार में कितने % वृद्धि अथवा कमी हुई है। तो एक चीज आपने अभी भी देखा, अब देखिए जो अमूल है 2020 में अमूल का जो कुल कारोबार है कितना है, 2380 करोड़ है। यही तो है ना 28% 2020 में अमूल का कारोबार, तो 2380 करोड़ है। इस बात को आप देख ही रहे होंगे। तो अगर ये 2380 करोड़ हो गया यहाँ पे, अब दूसरा वर्ष 2021 की बात कर लेते हैं। वर्ष 2021 में जो कुल बिक्री हुई है कितनी हुई है, वो 8000 करोड़ की हुई है। तो ये 20 की बात है, ये 2020 की बात है। 2380 करोड़ अमूल का कारोबार था। हम आ जाते हैं 2021 में। 2021 में हमने देखा कि जो कुल बिक्री हुई है वो 8000 करोड़ की हुई है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 100 की वैल्यू है वो कितनी है, 8000 है। अब अमूल का जो शेयर है वो कितना है, 28% है। अगर 100 का मान 8000 है तो 28 का मान अगर डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो 80 में 28 का आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 2240 करोड़, ठीक है। तो दोनों के बीच में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 2020 में 2380 करोड़ का कारोबार था, ठीक है। 2021 में वो घटकर 2240 करोड़ का हो गया। तो अगर आप 2380 में से 2240 क्या कर देंगे, निकाल देंगे तो कितना मिलेगा, जीरो, 8 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, अर्थात 120 करोड़। कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 140, 8 में 4 गए 4 होता है, ठीक है।
8 में 4 के 4 अर्थात 140 करोड़ का क्या हो रहा है, इनका हास हो रहा है। तो 2380 2020 में था, 2240 2021 में हुआ, मतलब कि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, अर्थात हुई क्या, कमी, अर्थात 140 करोड़ की कमी आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में आइसक्रीम की बिक्री में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में आइसक्रीम की औसत, देखिए 2018 में देखिए कितना है, 7500 है। 2018 में जो कुल बिक्री है भाई कितनी, 7500 है। तो 2023 में पहुंचते हैं, 2023 में अगर आप चलेंगे तो 2023 में आपको मिल जाएगा कितना, 9500। तो दोनों में डिफरेंसेज कितना है भाई, एक तरफ से जानिए, आपसे पूछा क्या क्या है, आइसक्रीम की बिक्री में औसत वार्षिक वृद्धि परसेंटेज कितना है, एक तरफ से जान लीजिए कि यही पूछा गया है। तो 9500 था और इसमें कितना अंतर आया भाई, 2000 का अंतर आया। तो 2000, यही तो अंतर है, 2000 का गुणे 100 करेंगे, बढ़ा कितने से, 7500 से बढ़ा है। तो अगर इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे जानते हैं कितना मिल जाएगा, 26.66 परसेंटेज, ठीक है, 26.66%। अब ये डिफरेंसेज कितने वर्षों के बीच का है, 5 वर्षों के बीच का, ठीक है। तो 26.66 में जब आप 5 का भाग करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 5 5 25 जाएगा। तो 5.33% एक्चुअल एवरेज परसेंटेज वृद्धि मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो मतलब कि 2018 से जो 23 में वृद्धि हुई है एवरेज 5.33% की हुई है। आई होप आपको सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष यदि 2020 से 2023 तक वाडी दाल की बिक्री में 38% की वृद्धि हो रही, 2020 से लेके 23 में वाडी दाल की बात हो रही है, 38% की वृद्धि होती है और अन्य कंपनियों की प्रतिशत बिक्री में तदनुसार कमी आती है, तो वर्ष 2023 में वाडी दाल का बाजार शेयर कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 2020 में आइसक्रीम की बिक्री देखेंगे तो कितना, 2020 में आइसक्रीम की बिक्री हमने देखी थी कितना है, वो 8500 करोड़ है 2020 में। तो 2020 में अगर 8500 करोड़ है तो आप एक तरफ से ऐसे जानिए कि 100 की जो वैल्यू है, 100 की वैल्यू हो कितनी है, 8500 करोड़ है। तो वाडी दाल का हिस्सा कितना है, वाडी दाल का हिस्सा इसमें 13 परसेंटेज का है। तो अगर 100 का मान कितना है 100 का मान 8500 करोड़ है तो 13 का मान निकालेंगे तो 0000 यहाँ से गया, 85 में 13 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1105, ठीक है। ये 2020 की स्थिति है, कह रहा है 2020 से 23 में 38% की वृद्धि हो जा रही है, अर्थात भाई 20 में तो 1105 करोड़ था। अब अगर हम 2023 में आ रहे हैं, खुद ध्यान से समझिएगा, 2023 में आ रहे हैं तो अब यही जो 105 है तो 100 की जो वैल्यू है वो 1105 बन गई। अब 38% की वृद्धि हो रही है, अर्थात 138% की बात होगी। तो 100 का मान इतना है, 38% की वृद्धि का मतलब क्या, 138 हो गया। तो 100 का मान अगर 1105 है तो 138 का मान अगर हम निकालने जाएंगे बच्चा तो हमको मिल जाएगा 1524.9। खूब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब और दूसरी चीज, 2023 में अगर कुल बिक्री आप देखेंगे तो 2023 में कुल बिक्री जो हुई है वो 9500 करोड़ की हुई है। तो अब 9500 करोड़ की में आपको क्या देखना है, शेयर देखना है भाई। 1524.9 हो गया तो जो शेयर आपको बतलाना है, बाजार शेयर बतलाना है ना, 2023 में वाडी दाल का बाजार शेयर कितना है। तो बाजार शेयर निकालेंगे कैसे भाई, कुल बिक्री तो 9500 है और जो हमारा अमाउंट है वाडी दाल का अमाउंट है 1524.9 है। तो हम क्या करेंगे, 1524.9 को लेंगे, नीचे गुणा करेंगे 100 का और भाग कर देंगे किससे, 9500 से। जब 9500 से आप भाग करके देखेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1524.9 में 95 का भाग करेंगे, इसको राउंड अप कर लीजिएगा 1525 क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको जो देखने को मिल जाएगा वो 16.05% मिल जाएगा, 16.05%, अर्थात इसका जो फोर्थ वाला विकल्प है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में कंपनियों का जो बाजार शेयर है वही है जो 2020 में था। कह रहा है कि 2023 में कंपनियों का जो बाजार शेयर है वही है जो 2020 में था। 2024 में आइसक्रीम की बिक्री में 10% की वृद्धि होती है, परंतु अमूल का जो बाजार शेयर है वो गिरकर 23% हो जाता है। 28% था ना, वो गिरकर कितना हो जा रहा है, 23% हो रहा है। तो 2023 से 24 तक अमूल के कारोबार में कितने प्रतिशत का बदलाव आया है आपसे यही पूछा गया, 2023 से 24 तक अमूल के कारोबार में कितने परसेंट का बदलाव आया है। तो एक तरफ से ऐसे देखिए, जो अमूल का आइसक्रीम बिक्री शेयर है, जो अमूल का आइसक्रीम बिक्री शेयर है वो कितना परसेंट है, 28% है। अब 2023 में देखिए जो कुल बिक्री है वो कितनी है, 2023 में जो कुल बिक्री है वो आप देख पा रहे होंगे 9500 करोड़ है। तो 9500 करोड़ में अमूल का हिस्सा कितना है, तो ऐसे जानिए कि ये 100 की वैल्यू कितनी है, 9500 करोड़ है। तो 100 की वैल्यू 9500 है तो 28 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे 0000 28 गुणे 95 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2660 रुपए, ठीक है। आपको मिल जाएगा 2660
रुपए नहीं करोड़ है, ठीक है। अब 2024 में क्या हो जा रहा है कि 10% की वृद्धि हो जा रही है, लिखा है ना आइसक्रीम की बिक्री में 2024 में 10% की वृद्धि हो जा रही है 2024 में। अब 100 का मान तो 9500 है, तो यही तो है ना, 100 का मान 9500 है, तो 110 की मान, ये 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, तो 110 की वैल्यू, 10% की वृद्धि का मतलब 110 की वैल्यू हम निकालेंगे। 110 की वैल्यू आप निकालोगे तो 10,450 आपको मिल जाएगा, कितना, 10,450 करोड़, 10,450 करोड़। अब 2024 जब आता है तो कहा जा रहा है कि अमूल का जो बाजार शेयर है गिरकर वो 23% हो जा रहा है। तो अगर 2024 में आप अमूल का शेयर देखेंगे, 2024 में अमूल का शेयर, तो हम क्या कहेंगे कि 100 का जो मान है वो 10,450 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें 23 की वैल्यू निकाल लेनी होगी, अब हमें 23 की वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो अगर 100 का मान 10,450 है, अगर आप 23% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 2403.50 मिल जाएगा, ठीक है, 2403.50 मिल जाएगा। तो अमूल के कारोबार में कितने की कमी आई है, कितने प्रतिशत का बदलाव आया है, आपसे यही पूछा गया है। तो पहले जो कारोबार था कितना था, देखिए 2660 का था, पहले जो कारोबार था कितना था, वो 2660 का था, अब कितने का हो जा रहा है, 2403 का हो जा रहा है। एक चीज तो कंफर्म है कि हास हो रहा है, एक चीज तो कंफर्म है कि हास हो रहा है। तो कितने का हास हो रहा है जरा देख लिया जाए। तो आप 2660 में से जब 2403.50 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 256.5, कितना मिल जाएगा, 256.5। अच्छा, कितने परसेंट की कमी हो रही थी, इसके लिए क्या करेंगे, 256.5 का गुणा 100 में करेंगे और देखेंगे किससे भाई, 2660 से ही तो गिर कर 2403 हो रहा है, तो 2660 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9.64% की कमी, 9.64% की कमी, अर्थात इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो पांचों सवाल है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों देखो, जो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है अगर आप उसकी भाषा समझ जाएं। कई टाइम होता है कि हम जल्दबाजी में जब एग्जाम में होते हैं और हम पहले से पेपर सॉल्व नहीं किए रहते हैं तो हमारे ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहता है कि जल्दी से DI करना है, और उस जल्दी के चक्कर में एक तो हमारा अनुभव नहीं रहता है प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब हम पेपर में पहुंचते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो तनाव के कारण हम जो अपने मन से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे में होता क्या है कि अब हम बेवजह की कैलकुलेशन करने में फंस जाते हैं और हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे सवालों पे अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे तो आप आराम से डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों में अपने 10 नंबर कन्फर्म कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन कम्युनिकेशन नेटवर्क बिकम्स इनऑपरेटिव इज रिफर्ड एज। कह रहा है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जब इनऑपरेटिव हो जाता है, इनऑपरेटिव का मतलब ऐसे जानिए कि फेल्योर हो जाता है या नेटवर्क मेंटेनेंस में होता है। तो ऐसे समय में हम अगर फ़ोन को ही ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, कई टाइम होता है आपके मोबाइल से नेटवर्क चला जाता है या नेटवर्क कम रहता है। तो जब हम एक दूसरे से ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बातें हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, तो कह रहा है कि उस टाइम को क्या कहा जाता है या उससे क्या कहा जाता है। तो उसे टाइम फिट कहा जाता है, कि अप टाइम कहा जाता है, कि डाउन टाइम कहा जाता है, कि लोड टाइम कहा जाता है। कॉमन सा वर्ड है, हम हमेशा यूज करते हैं। जब नेटवर्क इनऑपरेटिव हो जाता है तो उससे हम बोलते हैं नेटवर्क डाउन हो गया, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन टाइम। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जिसे हम डाउन टाइम बोलते हैं। डाउन टाइम का मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है इनऑपरेटिव हो जा रहा है, मेंटेनेंस में है, फेल्योर है, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी समस्याएं आ गई जिसके कारण से कम्युनिकेशन बाधा हो रही है या नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डाउन टाइम। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की बात है, रेकमेंडेड मूविंग टूवर्ड्स, मतलब कि 2020 किसको आगे बढ़ाने की सिफारिश करती है। कह रही है कि सब अर्बन यूनिवर्सिटीज की बात करती है, सिंगल डिसिप्लिन की बात करती है, कि मल्टी डिसिप्लिन की करती है, कि स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज की करती है। NEP 2020 जब से आई है तब से एक टर्म हम हमेशा पढ़ते आए हैं, किसका, मल्टी डिसिप्लिनरी का, ठीक है। तो जो NEP 2020 है वो यूनिवर्सिटीज को मल्टीपल डिसिप्लिन में एजुकेशन प्रोवाइड करने की सिफारिश करती है, कि ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो कि लार्ज हो, वेल रिसोर्स हो, ठीक है, जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हो, जैसे आर्ट्स भी चलता हो, साइंस भी चलता हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे ये सारी चीजें इंटीग्रेट की जा सकती हो। तो NEP 2020 में बात बतलाई गई कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे बच्चों का विकास चमकी होने के बहुत सारे अवसर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द स्टेटमेंट। कह रहा है कि पीपल हु लैक एरोगेंस और इंटेलिजेंट बिकॉज इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट हैव एरोगेंस। कह रहा है कि इनमें
अहंकार की कमी होती है वे बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, फिर से उसी बात को पलट रहा है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों में अहंकार नहीं होता है। कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि हम एक ही बात को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अर्थात हम सर्किल में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट फैलेसी होगी वो बेगिंग द क्वेश्चन हो जाएगी। यहाँ पे इक्विवेकेशन की बात नहीं है, मतलब समानता की बात नहीं है, फैलेसी ऑफ डिवीजन नहीं है, ना ही फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे है सर्किल में घूमने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो फैलेसी बनेगी वो बेगिंग द क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इक्वेशन में क्या है कि भाई एक ही शब्द होते हैं, हम अलग अलग अर्थों में इसको प्रयोग करते हैं। फैलेसी ऑफ डिवीजन में जो पूरे के लिए सत्य होता है उसे हम पार्ट्स के लिए भी सत्य मान लेते हैं, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में जो भागों के लिए सत्य होता है उसे हम पूरे के लिए सत्य मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि राइट आंसर बेगिंग द क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है द कार्टून इज ऑफ। ठीक है, तरह की कार्टून क्या है, देखिए ये जो सवाल है आपका, ये कम्युनिकेशन से पूछा गया, मार्शल मैकलुहान की जो थियरी है हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया की, उसी से पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मीडियम है वही मैसेज होता है। तो इस थ्योरी की बेसिक बातें यही है, इन्होंने कार्टून को लो डेफिनेशन की कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये हाई कॉग्निटिव एंगेजमेंट की डिमांड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कम फ्लो करते हैं। ठीक है, तो कार्टून क्या है, हाई डेफिनेशन है कि लो डेफिनेशन है कि न्यूट्रल है कि नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहान के अनुसार जो कार्टून है वो लो डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है। तो मार्शल मैकलुहान थे, उन्होंने कूल मीडिया और हार्ट मीडिया की थ्योरी दी थी। जो कूल मीडिया है, कूल मीडिया के अंदर ही कार्टून आता है। ठीक है, जो कूल मीडिया है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, वो लो डेफिनेशन वाला होता है, अर्थात लेस इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे यूजर को हाई पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है, तो जाके वो कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर पाता है। कहने का मतलब है जो यूजर होता है उसको ज्यादा इंटरेक्शन करने की आवश्यकता होती है। तो हम कहें जो कूल मीडिया है वो इंटरेक्टिव होती है और हायर कॉग्निटिव एंगेजमेंट की डिमांड करती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ और भी ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल्स है इसी एग्जाम्पल से सवाल आपसे पूछा जाता है, और अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहान ही चीजें पूछी जाती है, तो आपको उसको वैसे ही रट लेना है। जैसे फुल मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन, कार्टून, टेलीफोन, कन्वर्सेशन, सेमिनार एंड डिस्कशंस आते हैं। इन्होंने, हम नहीं कह रहे, ये मार्शल मैकलुहान कह रहे, तो इसको इसी रूप में आपको याद रख लेना। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके कूल मीडिया की कैटेगरी में है, और जो कूल मीडिया की कैटेगरी में आते हैं वो भाई इंटरेक्टिव होते हैं, हायर कॉग्निटिव एंगेजमेंट की आवश्यकता होती है, इन्फॉर्मेशन हमको लेस प्रदान करते हैं, लेस डेफिनेशन के होते हैं, हाई पार्टिसिपेशन मांगता है, मोर इंटरेक्शन यूजर का चाहिए। ठीक है, ये सारे फीचर्स इन सभी के लिए अप्लाई होंगे। अभी कार्टून दिया, हो सकता है आगे टेलीफोन दे दें, टेलीविजन दे दें, तो भी आपको इस तरह से बातें ध्यान में रखनी है। पूरी बातें यहाँ पे है। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया की 1964 की ये थ्योरी है, मार्शल मैकलुहान ने इसको दिया था। इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में या कम्युनिकेशन की फील्ड में इन्होंने द मीडियम ऑफ द मैसेज, ग्लोबल विलेज एंड एक्सटेंशन ऑफ मैन जैसे कोर कॉन्सेप्ट पे काम किया था। ठीक है, इन्होंने पूरी मीडिया को दो भागों में कैटेगराइज किया, एक को बोला गया हॉट मीडिया, दूसरे को बोला गया कूल मीडिया। दोनों का हम अपोजिट दिखला रहे हैं आपको। ये देखिए हॉट मीडिया है, कूल मीडिया, दोनों का कंपेरिजन है। अब देखिए वहाँ पे कूल मीडिया में हमने आपको दिखाया कि लो डेफिनेशन होती है, वहाँ पे ऑडियंस का पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन हॉट मीडिया में आएंगे तो हाई डेफिनेशन होती है, डिटेल्ड होती है, और जो ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम होता है। एग्जाम्पल से ही सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। हॉट मीडिया में आपका रेडियो, मूवी, फिल्म, फोटोग्राफ्स, लेक्चर्स, प्रिंट एंड बुक्स आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कूल मीडिया में टेलीविजन, कार्टून, टेलीफोन, कन्वर्सेशन, सेमिनार्स एंड डिस्कशंस आते हैं। तो इसी से सवाल अमूमन पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज कंट्रेरी। कंट्रेरी की बात कर रहा है, ए, ई, आई, ओ। अगर ए और ओ को देखेंगे और आई और ओ को देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। ए और ई को देखेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो कंट्रेरी होता है। आई और ओ को देखेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है सब कंट्रेरी होता है। और ई एंड ओ और ए एंड आई को देखेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो सब अल्टर्न्स का होता है। ठीक है, हमसे कंट्रेरी रिलेशनशिप की बात की गई। ए का मतलब है आल वाली जो स्टेटमेंट होती है, ई का मतलब है जो नो वाली स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आल काउ आर हर्बीवोरस। ठीक है, इसके विपरीत कौन सा या इसका कंट्रेरी स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑल है। तो भाई अगर कंट्रेरी है तो नो होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये सब तो नहीं होंगे, क्योंकि नो नहीं है तो इसका राइट विकल्प नो वाला हो जाएगा, नो काउ आर हर्बीवोरस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट विकल्प है वो फोर्थ वाला बन जाएगा। बाकी और डिटेल में चीजें समझनी है तो आप लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में, लॉजिकल रीजनिंग में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए ये ऑल है, ई है, आई है, वो है, इनके बीच में कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, सब अल्टर्न्स, अल्टर्न्स, ए और ओ के बीच में, आई एंड ई के बीच में कंट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। ठीक है, जो कंट्रेरी रिलेशनशिप होती है, देखिए दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ ए एंड ई सत्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। इसी का अपोजिट ये होता है, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, मतलब एक फॉल्स होगा तो दूसरा
ट्रू होगा, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। तो कंट्रेरी का उल्टा ही आपका सब कंट्रेरी होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। आपको नया टर्म सीरीज में ढूंढना है। देखिए 2Z5767, ठीक, 7x7 है और 14 है और आपका 23W, ठीक है। तो इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे 7 है, मतलब कि 5 का गैप है। फिर अगर आप आएंगे आगे तो 7 के बाद फिर यहाँ पे 14 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में भी +7 का गैप है। फिर यहाँ से 14 से अगर इस पे आएंगे तो +9 और 23 से यहाँ पे आएंगे तो +11 का गैप दिख रहा है। तो इससे आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो 11 2 13, मतलब कि 34 में 13 अगर जुड़ेगा तो 44 3 47, ये कंफर्म है 47 आएगा। तो यहाँ से तो ये कट आउट हो गए, ये दो कट आउट हो गए। अब फिर यहाँ पे देखेंगे अगर जेड है, एक्स है, यहाँ पे डब्ल्यू है, वी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। तो 47 के बाद यू आएगा, ये कंफर्म हो गया। 15 वाली सीरीज देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। अच्छा था, यहाँ पे 15 आएगा, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा तीसरा वाला। थोड़ा सा आपको अप्रोचेज लगाने होंगे, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ मेनी स्टडीज दैट स्पैन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी में लीव दिस कॉन्स्टिट्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। करेक्ट भाई, अगर आपकी स्टडी लॉन्ग टाइम तक चलती है तो ऐसे में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपकी स्टडी को छोड़ सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी कारण से। तो कह रहा है कि आंतरिक वैधता के लिए किस प्रकार का खतरा होता है या इसको क्या कहते हैं। तो इसको बच्चा मोर्टेलिटी कहते हैं। मान लीजिए आपकी जो स्टडी चल रही है वो 10 ईयर तक की स्टडी है। जो अब इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेंट हो सकता है अपने किसी निजी कारणों से आपकी स्टडी में अब भाग नहीं ले सकते, या उनकी डेथ हो गई, ठीक है, या कोई और कारण है जिसके कारण से वो आपकी स्टडी में अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं। तो मतलब है कि वो आपकी स्टडी को छोड़ के जा रहे हैं, वो आपके लिए क्या होंगे, वो मोर्टल होंगे, ठीक है। उनको मोर्टल की कैटेगरी में ही रखा जाता है, भाई अब वो हमारे लिए किसी काम के नहीं रहे। तो इसको बोला जाता है मोर्टेलिटी। और जो मोर्टेलिटी होती है वो जो आपकी इंटरनल वैलिडिटी होती है उसकी थ्रेड्स की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, यहाँ से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। पूछ लेते हैं कौन सा थ्रेड्स हैं जो कि इंटरनल वैलिडिटी का है। तो ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री, मैचुरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिलेक्शन बायस, एट्रिशन, रिग्रेशन टू द मीन, डिफिजन ऑफ ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल बायसेस। अगर इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इंटर वैलिडिटी वाली वीडियो में आके रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देख लीजिएगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल पे पढ़ाया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये सभी कौन से हैं, इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो मोर्टेलिटी है। अगर आपकी स्टडी ज्यादा देर तक चलती है तो जो पार्टिसिपेंट्स है वो छोड़ के जाते हैं तो उनको बोला जाता है मोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट है, if L हम represent the number L in the base number F system then which of the following numbers are equivalent to 1960। मतलब बेस 16 है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा है, मतलब कह रहा है कि इसके बराबर कौन सा है। देखिए सबसे सरल तरीका तो यही है, पहले इसी को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे तो मान लीजिए 16 मिल जाएगा। 9 की पावर 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो 16 मिलेगा, यहाँ से तो 9, 16 9 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसका मतलब निकल के आया 25। अब हमें देखना है कि इन पांचों में से कौन सा 25 के बराबर है। तो देखिए ये तो मान लीजिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ पे देखिए एक विकल्प दिया गया है जो ई वाला विकल्प है, इसमें 25 दिया ही गया है। मतलब है कि इस 25 के तो ये 25 बराबर है, मतलब विकल्प में तो ये तो कंफर्म रहेगा। मतलब जिसमें ई है आप उसको कंसीडर कर सकते हो और सेकंड वाला काट दो, थर्ड वाला काट दो। अब हो सकता है कि ये पहला वाला विकल्प हो और हो सकता है कि चौथा वाला विकल्प हो, ठीक है। अब देखिए ए सी ई है और इसमें ए बी सी डी ई है, ठीक है, ए बी सी डी ई है, ठीक है। अब देखिए डी, तो अब हम यहाँ पे बी नहीं है और यहाँ पे बी है, तो हम पहले बी को ही क्लियर कर लेते हैं। बी क्या 25 के बराबर है? अगर बी है 25 के बराबर तब हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बी 25 के बराबर नहीं है तो पहला वाला विकल्प राइट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 201 को हम चेक कर रहे हैं तो ये पावर 3 का दिया है, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो यहाँ से तो आपको 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से तो आपको 0 ही मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 3 3 का 9 और 9 दूना 18, तो सबको जोड़ेंगे तो केवल 19 मिल रहा है। मतलब ये 25 के बराबर नहीं है, अर्थात बी वाला विकल्प तो नहीं होगा। अगर बी वाला विकल्प नहीं है तो ये वाला विकल्प कट गया, जो राइट आंसर बन जाएगा वो फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी अगर सबको चेक करना हो तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 4 चौक 16, ठीक है, 16 8 24 1 25, देखिए ये भी 25 के बराबर है। इसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे तो 101 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ से तो आपको 0 और यहाँ से 25, ठीक है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, हाँ ठीक है।
तो ये मिल गया आपको 25। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो राइट आंसर बन जा रहा है वो ए, फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए ये पूरी तरीके से पूरा हल हमने दिखा दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये 26 आ रहा था तो डी वाला भी नहीं है, तो ए बी सी, ए बी सी तो बन रहा था ना, कहाँ, एक मिनट, हाँ ए सी ई इसका राइट विकल्प। यहाँ पे 25 से 26 जोड़ हो जा रहा है, तो 25 ही तो हमको चाहिए था, ठीक है। आइडेंटिफाई द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसके पहले वाले में पैरामेट्रिक टेस्ट पहचानने के लिए दिया था, इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लेकिन इसको एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है। कारण क्या था भाई, जो विकल्प दिए थे काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एस टेस्ट एंड टी टेस्ट, ठीक है। इन चारों में ये जो तीनों है ये तीनों नॉन पैरामेट्रिक है, जबकि जो टी टेस्ट है वो पैरामेट्रिक है, लेकिन विकल्प कुछ इस तरीके से दिया था कि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। तो दो के विकल्प थे, जबकि देना चाहिए था एबीसी, किसी में रहा होता तो सही हो जाता, लेकिन है नहीं, तो ए बी बी सी सी डी ए डी, मतलब कि क्वेश्चन का जो विकल्प दिया गया था वो भी अनएप्रोप्रिएट था, इसलिए इसको एनडीए को ड्रॉप करना पड़ा। तो ध्यान में रखिएगा, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करते हैं, ऐसे जान लीजिए, और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल डेटा के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड नहीं करते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड अनोवा आते हैं। इस बात को ऐसे रट लीजिएगा अगर बहुत अंदर तक नहीं जानना है, ठीक है। अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो मान विटनी टेस्ट, यू टेस्ट, प्रुस्कल वालिस, एच टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, इसको भी ऐसे रट लीजिए कि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसके पहले वाले पेपर में भी सवाल आया था, केवल पैरामेट्रिक करके पूछा था, फिर से आया वो नॉन पैरामेट्रिक करके पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा, आराम से सवाल नंबर मिल जाएंगे। देखिए ये टी टेस्ट दोनों के एग्जाम्पल है। पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं वो डेटा के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड नहीं करते हैं। डेटा का टाइप बेसिकली पैरामेट्रिक में देखेंगे तो इंटरवल अथवा रेशियो का होता है, नॉन पैरामेट्रिक में बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल्स पे जो डेटा कलेक्ट होते हैं लगभग वो डेटा होते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप समझ सकते हैं पढ़ के। अब करेक्ट, अन्ना सिट्स एट द हर किचन टेबल एंड इज एबल टू थिंक अबाउट व्हाट शी नीड्स टू बाई फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर्स। मतलब वो किचन में बैठा है टेबल पे, वो सोच पा रही है कि उसको ग्रोसरी स्टोर से क्या क्या परचेज करना है। सी इज यूजिंग हर एबिलिटी, वो अपनी कौन सी एबिलिटी का उपयोग करिए। बच्चा वो क्या करे, जैसे आप मान लो कि कहीं बैठे हो, आप ये सोच पा रहे हो कि हमें किस प्रकार से सवाल हल करने हैं डीआई के या यूजीसी नेट पेपर 1 के, तो आप क्या कर रहे हो भाई, रिकॉल कर रहे हो ना, रिकॉल कर रहे हो कि भाई हम किस तरीके से चीजों को करेंगे या कौन कौन सा सामान परचेज करेंगे, ठीक है। तो रिकॉल कर रहे हैं, तो रिकॉल मतलब क्या कि रिकॉग्नाइज, रिसाइट एंड मेमोराइज, ठीक है। As a mode of communication, drama has four form of the western perspective, मतलब कि ड्रामा के वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से चार पार्ट वो कौन कौन से आपसे पूछ रहा है। करंट ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ड्रामा है, मेलोड्रामा एंड कैरेक्टर ड्रामा है, ठीक है। देखिए ड्रामा तो है, एक तो निश्चित हो गया, सी है, तो सी है तो देखो ये वाला विकल्प तो कट गया अपने मन से। ड्रामा है तो कॉमेडी भी होगी, तो सी के बाद बी भी है, तो सी और बी ये भी हटा दो। अब इन दोनों में चाहे बीसीई हो और चाहे एबीसीडी हो, ठीक है। तो ये भी हो गया, ड्रामा हो गया, ये हो गया, ट्रेजेडी भी है और मेलोड्रामा भी है। देखिए ड्रामा में कैरेक्टर होता है, लेकिन कैरेक्टर ड्रामा जैसा कोई टर्म नहीं प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, ड्रामा के लिए, ठीक है। तो ड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग, वो एक अलग पहलू, लेकिन जैसे मेलोड्रामा है, ड्रामा है, कॉमेडी है, वैसा कोई टर्म कैरेक्टर ड्रामा नाम का नहीं होता है। तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो ए बी सी डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो आगे से इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ड्रामा के चार मुख्य रूप होते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ड्रामा एंड मेलोड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन से कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। देखिए इसके पहले हमने आपसे हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया की बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया था मार्शल मैकलुहान की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। बाकी डिटेल जाना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा भाई कौन सी अवधारणा है जो कि मास कम्युनिकेशन से जुड़ी है। तो जो मार्शल मैकलुहान थे वो मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो उन्होंने ग्लोबल विलेज, इसके पहले भी बताया था हमने आपको, ग्लोबल विलेज मीडियम इज द मैसेज एंड द एक्सटेंशन ऑफ मैन, इस पर मास कम्युनिकेशन के फील्ड में विशेषता फोकस्ड किया था। तो इसमें जो नहीं आएगा वो पॉप कल्चर प्रॉफिट नहीं आएगा, तीन टर्म आएंगे, ग्लोबल विलेज, मीडियम इज द मैसेज एंड द एक्सटेंशन ऑफ द मैन, अर्थात एबीसी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये किससे, तीनों टर्म किससे जुड़े हैं, मार्शल मैकलुहान से जुड़े हैं। मार्शल मैकलुहान किससे जुड़े हैं, मास कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, ठीक है। अब मार्शल मैकलुहान के अनुसार हमने हॉट मीडिया और कूल मीडिया को कैटेगराइज करते हैं, इस बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सब चीजें एड ऑन कर दी है, आप एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। Which of the following is an example of natural climate forcing, कह रहा है कि नेचुरल मतलब कौन सा एग्जांपल नेचुरल क्लाइमेट के अनुसार होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, ऐसे जान लीजिए। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, विकल्प में क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैसेज प्राकृतिक है, नहीं भाई ये एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मानव द्वारा घटित होती हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, लैंड यूज चेंजेस, भूमि में जो परिवर्तन आ रहा है, उपजाऊपन में जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, वो भी एंथ्रोपोजेनिक है।
और ये है ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल, जो सौरमंडल में हमको एरोसोल्स देखने को मिले, हम लोग जो प्रदूषण कर रहे हैं उसी से एरोसोल तो बन रहे हैं। तो ये भी एंथ्रोपोजेनिक है, मानवीय गतिविधि से जनरेट हो रही है। आपका लैंड यूज चेंजेस भी मानवीय गतिविधि से हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है वो भी भाई एंथ्रोपोजेनिक है, मानव जनित है, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो वोल्केनिक इरप्शंस है, जो आपका क्या हो रहा है भाई, जो विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वो उसमें मानव का शायद योगदान नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी की परतें हैं आपस में क्या करती हैं, भिड़ती हैं या खिंच सकती हैं। ऐसे में पृथ्वी के अंदर से, उसके आंतरिक कोर से क्या होता है, लावा और या गर्म पदार्थ बाहर जमीन पे आते हैं, उसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। तो जो वोल्केनिक इरप्शंस है उसमें ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का रोल नहीं है, या हम कहें कि नगड़ी के बराबर है। बाकी ग्रीन हाउस गैसेस, लैंड यूज चेंजेस एंड ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल्स में भाई पूरी तरीके से मानव गतिविधियां इन्वॉल्व हैं या मानव जनित है ये सब घटनाएं, ठीक है। तो राइट आंसर वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वन है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से सवाल है। 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। M1 D1 H1, ठीक है। 15 गुणे 8 गुणे 18, उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे M2 D2 H2, ठीक है, M2 D2 H2 अर्थात 15 गुणे 8 गुणे 18, और नीचे आएगा इधर M2 आएगा, और नीचे आ जाएगा ये क्या नाम है आपका भाई, 6 गुणे 12। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 का 3 टाइम, और किससे जाएगा, 3 पचे 15 होता है, 3 चौका 12 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो 5 दूना 10, 33, अर्थात 30 मिनट्स की आवश्यकता होगी, तब जाके ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कौन सा है, फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की पहचान कीजिए जिनका विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अधिक सहयोग है। करेक्ट भाई, हाईएस्ट नंबर ऑफ कोलैबोरेशन विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इस तरह का ये पहला क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपके लिए थोड़ा सा ऑर्डिनरी लगे, आपको ना भी पता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ABC है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, ठीक है। ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि भाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज से बहुत ज्यादा कोलैबोरेट रखते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि फिर इस तरह के सवाल आपके साथ रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला है, ABC। नेक्स्ट ऑन क्रॉस द मैच का सवाल है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, संस्कृत कमीशन है, एजुकेशन कमीशन है, कमेटी फॉर हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज के लिए है, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अर्थात राधा कृष्ण कमीशन है, अर्थात इसके लिए तो राधा कृष्ण 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे आ जाएंगे। संस्कृत कमीशन आपके सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं, तो ये 4 नंबर पे आ जाएंगे। फिर एजुकेशन कमीशन कौन भूलेगा भाई, DS कोठारी साहब है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। तो बच कौन रहा है, कमेटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरिया 1954, इसके लिए आएंगे सेकंड KL श्रीमाली। तीन ये जो ऊपर की तीनों इन्फॉर्मेशन है कई टाइम आई है तो आपको पता भी होंगी, ठीक है। लेकिन ये चौथी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है आगामी एग्जामिनेशन में ये जो टर्म है, ये टर्म आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दे, तो ठीक है। तो कमेटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज के लिए जो हायर एजुकेशन की कमेटी बनी थी, उसके जो चेयरपर्सन थे वो KL श्रीमाली थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट विकल्प है वो थर्ड वाला इसका राइट विकल्प बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। पहला विकल्प है नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड इन द 100 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। हम किसी कॉइन को 100 टाइम उछालते हैं, तो ऐसे में कह रहा है कि जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी टेल्स की, वो क्या कंटिन्यूअस होगी, नहीं कंटिन्यूअस नहीं होगी, क्योंकि वो जो नंबर आपको प्राप्त होंगे 1 2 3 4 कुछ इसी रूप में प्राप्त होंगे, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं हो सकता है। सेकंड ऑन वेट ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल। स्कूल में स्टूडेंट्स का वेट कंटिन्यूअस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का जो वेट हो 30 kg हो सकता है किसी का 30.1 हो सकता है किसी का 30.2 हो सकता है किसी का 30.3 हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। थर्ड है मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन में जो बच्चे मार्क्स पाते हैं, क्या वो कंटिन्यूअस हो सकता है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे वो 1 2 3 4 में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन हाइट ऑफ प्लांट्स इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में प्लांट्स की हाइट ये कंटिन्यूअस हो सकती है। हो सकता है किसी की हाइट 5 फीट हो सकता है किसी की 4 हो सकता है किसी की 4.1 हो सकता है 4.2 हो, 4.9 हो, 5.9 हो, ठीक है। तो ये हो सकता है, अर्थात B and D राइट विकल्प हो सकते हैं किसके, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। B and D इसका राइट विकल्प है, फोर्थ वाला विकल्प इसका सही आंसर बन जाएगा। बाकी जो पहला वाला विकल्प है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स का उदाहरण है, जो मार्क्स स्कोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप वाला था ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स का उदाहरण हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑन आपका क्रॉस मैच का सवाल है, मदरबोर्ड है, बायोस है, सीमोस है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। तो पहले बायोस को ही देखते हैं। बायोस का पूरा जो नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये डेट एंड टाइम, आप या कहें कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो टाइम होता है, सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, डेट्स होती हैं, ठीक है, वो इसको स्टोर करके रखता है। तो पहला बायोस तो चला जाएगा पहले की तरफ, ठीक है। अब सॉरी, बायोस नहीं, सीमोस ऐसा करता है, ठीक है। सीमोस चला जाएगा आपका बायोस की तरफ, इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट। इसको कौन करता है? सीमोस करता है। सीमोस डेट एंड टाइम को या डेट एंड टाइम के कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखता है, इसको स्टोर करके रखता है। तो सी तो जाएगा, सी जाएगा फर्स्ट की तरफ, ठीक है। देखिए माइंड कहाँ है, सी जाएगा फर्स्ट की तरफ, सी जाएगा फर्स्ट की तरफ, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है कि बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल नेम होता है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल नेम होता है। इसके अलावा मदरबोर्ड है और एचटीटीपी, पहले एचटीटीपी को ही देख लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है? कंटेंट्स को वेब पे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ द कंटेंट्स इन द वेब पेज, तो डी हो जाएगा तीसरे की तरफ। अब देखिए, आपका जो सी हो गया वो फर्स्ट हो गया और डी हो गया वो थर्ड हो गया। सी आपका फर्स्ट है, डी आपका थर्ड है, अर्थात सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर फर्स्ट को देखेंगे तो फर्स्ट में लिखा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? एक प्रकार की सर्किट्स होती हैं जिस पे प्रोसेसर और अदर हार्डवेयर के जो फंक्शंस होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो मदरबोर्ड आ जाएगा फर्स्ट की तरफ। बाकी बच कौन सा रहा है? बी बायोस। तो अच्छा, बायोस इधर आ जाएगा। हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू लोड टू व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, ठीक है। तो ये आ जाएगा चौथे की तरफ। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन, कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 40% की तीन क्रमिक छूट किसके बराबर है? बट्टा का सवाल है। कह रहा है कि एक बार 15% छूट देते हैं, फिर 20 देते हैं, फिर 40 देते हैं। एक ही बार में नहीं दे रहे हैं, 3 बार में दे रहे हैं। एक बार 15%, दूसरी बार 20% और तीसरी बार 40% की तीन क्रमिक छूट दे रहे हैं। तो ये जो टोटल छूट बन रही है कितनी बनी? अगर आप सीधे जोड़ दोगे 20, 10, 30, 35 और 35 और 40, तो सवाल गलत हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? देखिए, हम इसका सरल तरीका बता रहे हैं। 15% का मतलब होता है क्या? 15/100। 15/100 करोगे तो 5 तिहाई 15 होता है, 5 बिसा में 100, अर्थात 15% का जो मतलब होता है वो 3/20 होता है। इसी प्रकार जो 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, और 40% का मतलब होता है 40/100, और 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ठीक है। तो देखिए, अब इसका मतलब ये निकला कि कोई वस्तु का दाम 20 है तो हम 3 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, अर्थात घट के दाम 17 हो जा रहा है, ठीक है। 5 रुपए दाम था, हम 1 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, घट के 4 हो गया। 5 रुपए दाम था और हम 2 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, 3 हो गया। तो एक तरफ इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500 हो गया, ठीक है। और नीचे आएंगे, 17 चौका 68 होता है। 68 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24 और 3 6 18, 2 20, ठीक है। 204 बन गया। कितना बन गया? 204 बन गया। अब 500 के कंपैरेटिवली 204 को आपको देख लेना है। इसका भी एक मतलब कि सरल तरीका होता है। इस 500 को आप 100 बना दो किसी तरीके से, अगर बन पाए तो, ठीक है। अब इस 500 को 100 बनाना बहुत सरल है। इसमें हम 5 से भाग करते हैं। अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 500 यहाँ पे 100 आ जाएगा, लेकिन 5 से आपको दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो 5 चौका 20 होगा, और भाग तो जाएगा नहीं, फिर 5 अठे 40 जाएगा। कितना जाएगा? 5 अठे 40 जाएगा, अर्थात 40.8 बन जाएगा। तो 100 की वैल्यू घटकर कितनी हो गई है? 40.8 हो गई है। तो आप देखेंगे आपको राइट आंसर जो मिल जाएगा 59.2 हो जाएगा। कैसे निकाला? 100 में से हमने क्या किया? 40.8 को निकाल दिया। 40.8 को निकालेंगे तो इसमें 59.2 मिल जाएगा। तो 59.2 इसका राइट आंसर है। दूसरा तरीका भी होता है, आप 500 से 204 घटा दीजिए। जब 500 में से 204 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 296। 296 में 100 का गुणा कर दीजिए और नीचे 500 से भाग कर दीजिए। 100 पंचे 500, जब 500 से भाग करेंगे तो 5 पंचे 25 जाएगा, फिर 5 अठे 40 जाएगा, 5 दूना 10 जाएगा, ठीक है। तो 5 9 45 जाएगा और 5 दूना 10 जाएगा। तो ये 59.2 ऐसे भी आ सकता है। तो जैसे ठीक लगे, राइट आंसर इसका थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन पैरालिसिस के बारे में पूछा गया है। पैरालिसिस के बारे में हमने आपको इन्वायरमेंट की यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है एक तरफ से, जान लीजिए पैरालिसिस, ठीक है। कह रहा है इट प्रोड्यूस लेस एयर पोल्यूशन देन कंप्लीट इंसिनरेशन। कह रहा है भस्मीकरण की तुलना में कम वायु प्रदूषण पैदा करता है। बात तो सही है। कह रहा है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये नहीं होता है। पैरालिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उपस्थित नहीं, अनुपस्थित होना चाहिए था। ये बात तो गलत है। नेक्स्ट ऑन कह रहा है ऑक्सीकरण के स्थान पर अपघटन और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं की जटिल श्रृंखला होती है। ये बात सही है। पैरालिसिस कई बार उपयोगी सामग्री भी उत्पन्न करता है। ये भी सही है। पैरालिसिस एक उच्च तापमान तापीय प्रक्रिया है जो भस्मीकरण का एक विकल्प है। ये बात सही है भाई। जो पैरालिसिस है बिल्कुल उच्च तापमान पे जनरेट की जाती है, ऑक्सीजन के अभाव में जनरेट की जाती है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। अर्थात ये जो सेकंड वाला विकल्प है वो सही नहीं है। अर्थात सेकंड को अगर आप हटा देंगे तो ACDE इसका राइट विकल्प बन जाएगा।
अब देखिए ये पैरालिसिस क्या है, एक उच्च तापमान वाली थर्मल प्रक्रिया होती है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थित या बहुत कम ऑक्सीजन में की जाती है। इसको इंसिनरेशन का विकल्प माना जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूर्ण दहन की तुलना में कम वायु प्रदूषण होता है। पैरालिसिस में ऑक्सीकरण नहीं होता है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से सवाल आपसे बराबर पूछे गए हैं। प्रोसेस फर्स्ट है वो इंसिनरेशन होता है। इसमें हम वेस्ट को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसमें लेकिन हाई एयर पोल्यूशन होता है इंसिनरेशन में, ठीक है। पैरालिसिस जो प्रक्रिया होती है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, उच्च तापमान पर विघटन करते हैं। इसमें ये प्रोड्यूस यूजफुल मटेरियल्स एंड लेस पोल्यूशन कंपैरेटिवली इंसिनरेशन से, ठीक है। तीसरा विकल्प होता है गैसिफिकेशन। इसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, सिंग गैस में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, वह सिंथेटिक गैस में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन का मिनिमम इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो कंपोजिटिंग होती है वो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट में हम उसको विघटित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक ना एक से सवाल बीच बीच में आपसे पूछ ही ले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप इट्स कैंपस एट गिफ्ट सिटी गुजरात कर है लंदन, क्वींस, डीकिन यूनिवर्सिटी एंड मॉस्को यूनिवर्सिटी। ये सवाल भी आपके लिए नया हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना पहला परिसर स्थापित करने वाला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस बात को, ये नई इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोगैस। देखिए मार्स गैस, स्वयं, प्रोड्यूसर, कंपोस्ट एंड फ्लू गैस। देखिए मार्स गैस भी बायोगैस का एक रूप है, स्वयं भी बायोगैस का एक रूप है और कंपोस्ट भी बायोगैस का एक रूप है। प्रोड्यूसर गैस बायोगैस का रूप नहीं है क्योंकि ये कोयले के दहन से तैयार होता है, ठीक है। तो मार्स, स्वयं एंड कंपोस्ट गैस बायोगैस का रूप है। ABD फर्स्ट वाला विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो कोयले से बनने वाली गैस होती है, बायोगैस नहीं होती है। और जो फ्लू गैस होती है वो दहन से निकलने वाली गैस होती है जो कि बायोगैस नहीं होती है। बायोगैस में आपकी मार्स, स्वयं एंड प्रोड्यूसर गैस। जो मार्स गैस है मीथेन आधारित गैस है, स्वयं गैस दलदली क्षेत्रों से बनने वाली मीथेन ही होती है कुल मिला के, और जो कंपोस्ट होती है कंपोस्टिंग से बनने वाली बायोगैस होती है, ठीक है। तो ये तीनों हैं, ABD इसका राइट विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 28, जब हमने पहले जो सामग्री सीखी है वह कुछ नई सीखी गई चीज को याद करने में हस्तक्षेप करती है, तो उस हस्तक्षेप उसको क्या कहा जाता है। जैसे कई टाइम होता है कि हम मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, अब नया मोबाइल नंबर हम ले लिए हैं, ऐसे में हम नए मोबाइल नंबर को याद कर रहे हैं लेकिन जो हमारा पुराना मोबाइल नंबर है वो परेशान कर रहा है, हमको नया मोबाइल नंबर याद नहीं हो पा रहा। जैसे मैं ही अपना ही मोबाइल नंबर लिया था, बहुत दिन तक चलाया, अब मैं नया मोबाइल नंबर ले लिया, अब जब भी मोबाइल नंबर बताने की बात होती है किसी को, हमें वो पुराना नंबर ही निकल के आ जाता है हमारे मुख से, ठीक है। तो मतलब कि वो जो पुरानी इंफॉर्मेशन है नई इंफॉर्मेशन को याद करने में हस्तक्षेप कर रही है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को प्रोएक्टिव इनहिबिशन बोला जाता है या प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है, ठीक है। प्रोएक्टिव इनहिबिशन बोला जाता है अथवा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे सवाल पूछे भी गए हैं। प्रोएक्टिव इनहिबिशन से और रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन से, दोनों से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। जब जो पहले सीखी गई जो जानकारी होती है नई जानकारी को याद करने में बाधा पहुंचाती है तो उसे हम प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अथवा इनहिबिशन बोलते हैं। इसके विपरीत जब जो नई जानकारी होती है पुरानी जानकारी को याद करने में बाधा डाले वो हम रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इसको हम बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन नई जानकारी पुरानी को बाधित करती है, प्रोएक्टिव पुरानी जानकारी नई को बाधित करती है, ठीक है। बाकी चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑन, ओहो एनिमेशन, चलो कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन नॉट बी बोथ फॉल्स थ्रू दे कैन बोथ बी ट्रू। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव दोनों असत्य नहीं हो सकता है, हालांकि वो दोनों सत्य हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में आपको पढ़ाया, बताया और समझाया भी बहुत अच्छे से। कह रहा है कि कौन सा वो स्टेटमेंट है जो दोनों सत्य हो सकते हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकते हैं। हमने आपको 4 प्रकार की स्टेटमेंट बताई है, AEIO, ठीक है। तो AEIO वो ये 4 प्रकार की स्टेटमेंट बताई है। A और O के बीच में, I और E के बीच में जो संबंध होता है वो कॉन्ट्राडिक्शन का होता है। A और E के बीच में जो संबंध होता है वो कंट्रेरी होता है। I और O के बीच में संबंध होता है सब कंट्रेरी का होता है। A और I और E एंड O के बीच में जो संबंध होता है वो सब अल्टर्न्स का होता है, सब अल्टर्न्स का होता है, ठीक है। तो अब ये हो गए। अब अगर A एंड E को देखेंगे तो A एंड E मतलब कि A एंड E को देखेंगे तो ये एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, मतलब दोनों ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है।
ये फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये दोनों फॉल्स नहीं, अब कंट्रेरी का उल्टा सब कंट्रेरी होता है, आई फॉल्स है तो ओ भी फॉल्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन उल्टा बोल गया क्या, ये फॉल्स, ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं एक साथ। अगर एक फॉल्स है तो एक ट्रू है, जबकि ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। मतलब ये दोनों जो ए एंड ई है कंट्रेरी संबंध है, जहां पे ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं, लेकिन आई और ओ सम कंट्रेरी एक साथ वो ट्रू हो सकते हैं, जबकि फॉल्स नहीं हो सकते हैं। वो फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते हैं। अर्थात सम और सम नॉट की जो केसेस होती हैं, आई वाली जो केस होती है वो सम वाली होती है, और ओ वाली जो केस होती है वो सम नॉट वाली होती है। सम और सम नॉट वाली जो केसेस होती हैं वे दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती हैं, जबकि ट्रू हो सकती हैं। और यहाँ पे क्या है, वो जो ए एंड मतलब कि ऑल एंड नो वाली स्टेटमेंट होती है, ए एंड ई वाली स्टेटमेंट होती है, वो एक साथ फॉल्स हो सकती हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकती हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुआ करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी एंड डी, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ये एक साथ सत्य तो हो सकते हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकते, इनके संबंध जो होता है वो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन का होता है। नेक्स्ट ऑन है, मेनी वेबसाइट्स रिक्वायर द फॉलोइंग टू बी कंप्लीटेड। मेनी वेबसाइट मतलब कई वेबसाइट्स आपको इस तरीके से लिख के दे देती हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। आई एम नॉट अ रोबोट कह रहा है कि भाई ये क्यों करती हैं ऐसा, किस समस्या का उदाहरण है। तो भाई आई एम नॉट अ रोबोट ऐसे लिख करता है, आप उसमें क्या करते हो, टिक मार्क करते हो, फिर आगे बढ़ते हो आप। तो ये सिक्योरिटी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च आर्टिकल अकॉर्डिंग टू बी एपीए स्टाइल राइटिंग जर्नल आर्टिकल रेफरेंस। इसके पहले भी सवाल ये पूछा गया था, भाई एपीआई स्टाइल में आपको जर्नल आर्टिकल का रेफरेंस देना है तो उसका क्रम क्या होगा। देखिए डीओआई चाहे एपीओ चाहे एमएलओ हो लास्ट में आता है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ईयर ऑफ द पब्लिकेशन है, वॉल्यूम नंबर है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, नेम ऑफ द जर्नल है। तो अब अगर आप देखेंगे तो पहले तो ईयर ऑफ द, पहले तो आ जाता है आपके लेखक का नाम, वो भी आपका लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर ईयर ऑफ द पब्लिकेशन अर्थात बी आ जाएगा। बी के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपका टाइटल ऑफ द आर्टिकल आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा नेम ऑफ द जर्नल, ई आ जाएगा, फिर आप देखेंगे तो ए आ जाएगा, वॉल्यूम नंबर आ जाएगा, वॉल्यूम नंबर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा सी डी ओ आई नंबर। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, उदाहरण देखिए ये अथर का नेम है, फिर पब्लिकेशन ऑफ द ईयर है, आर्टिकल टाइटल आ जाएगा, फिर आपका वॉल्यूम आ जाएगा, फिर जनरल नेम, फिर वॉल्यूम, फिर पेज रेंज, फिर डी ओ आई नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो नेम भी लिखा जाता है स्मिथ जे, ठीक है, 2020 कुछ इस तरीके से इसकी राइटिंग होती है एपीए की। बाकी एपीए एमएलए शिकागो के बारे में समझना है तो एक बार प्रीवियस में जाके वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, according to the classical Indian philosophy, the source of knowledge based on the cognition of an object similar to another, one of which already known as cognizer is known as। अगर आप इंडियन लॉजिक के अनुसार देखेंगे तो उदाहरण दिया है शब्दा, प्रत्यक्षा, अनुमान और उपमान, ठीक है। तो जो उपमान है, उपमान नॉलेज का एक सोर्स के रूप में जाना जाता है, ज्ञान के एक साधन के रूप में उपमान को काउंट किया जाता है। उपमान का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी वस्तु को पहले से जानते हैं तो उसकी समानता के आधार पर अगर हम किसी नई चीज को अर्न करते हैं या नई चीज को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसे हम उपमान की कैटेगरी में रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पहले हमने कोई गाय देखी है, फिर किसी ने कहा कि नील गाय गाय के समान है, तो नील गाय को देखकर व्यक्ति उसको पहचान लेता है। तो मतलब पहले से जानी गई चीजें, या जैसे हम लोग उपमा देते हैं ना, कहते हैं चांद सा सुंदर मुखड़ा, तो चांद को तो हम पहले से देखे हैं, चांद के रूप को देखें, स्वरूप को समझे, चांद को हम सुशोभित रूप में समझते हैं। तो हम चांद से जब कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, भाई चांद से हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, उपमान हो रहा है, उपमा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो उपमान बन जाएगा। जो उपमान है वो भारतीय दर्शन में या इंडियन लॉजिक के जो प्रमाण है, प्रमाणों में से एक है। नेक्स्ट ऑन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द साइकिल ऑफ द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। Arrange the steps of the cycle of self-regulated learning in logical order. First on, setting goal, regulated learning, enacting tactics and strategies, analyzing the task, devising plans, ठीक है। कह रहा है कि भाई इसको आप अरेंज करिए एक स्टेप में। तो सबसे पहले आप देखिए गोल को निर्धारित करेंगे, पहले गोल निर्धारित करना, पहले टास्क को समझ लेते हैं। एनालाइज द टास्क, पहला काम तो एनालाइज द टास्क हो गया। डी पहले अगर आ रहा है निश्चित है तो सारी बात वैसे भी खत्म हो गई, ठीक है। डी के बाद हम गोल को सेट कर लेते हैं, टास्क को एनालाइज कर लिया, अब हम अपने गोल को सेट कर लेते हैं। गोल सेट कर लिए तो अब हम प्लान तैयार कर लेते हैं, ठीक है। प्लान तैयार हो गया तो अब हम उसको भाई कैसे करेंगे उसके लिए स्ट्रेटजी बना लेते हैं। सी हो गया
फिर आ जाता है बी, अब उसको हम रेगुलेट कर देते हैं, तो DACB इसका राइट आंसर बन जाएगा। पूरा टास्क को एनालाइज करेंगे, गोल को सेट करेंगे, डिवीजन करेंगे, प्लान को इनैक्ट करेंगे और रेगुलेट करेंगे उसको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने के लिए प्रमुख तकनीक है। देखिए चौथी पीढ़ी की बात कर रहा है, 4th जनरेशन की बात हो रही है। अगर फर्स्ट की बात होती तो हम कहते वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड की बात होती तो हम कहते ट्रांजिस्टर है, थर्ड की बात होती तो हम कहते आईसी है, लेकिन फोर्थ की बात हो रही है तो मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। कह रहा है भाई अच्छा इनके वर्ष के अनुसार इनको आपको अरेंज करना है। तो ट्विटर है, फेसबुक है, ये तो ठीक है, ट्विटर तो सबको पता है 2004 में फेसबुक आया था ना, 4 में, तो 6 में आपका ट्विटर आ गया था इसके 2 साल बाद। तो जहां भी होंगे बी और सी ऐसे होंगे, पहले बी होगा पहले सी होगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए पहले बी है लास्ट में सी है, यहाँ पे बी है ए है, अच्छा सी है और बी है, सी है और बी है, बी है और सी है, उल्टा तो नहीं बता रहे हैं। ट्विटर तो फेसबुक पहले आया था, फेसबुक तो 2004 में आया था, ट्विटर 2006 में आया था, ठीक है। तो बी और ए, अच्छा ट्विटर है ए पे है ना 2006, तो ये वाला विकल्प आपका कहाँ गया भाई, बी और ए, हम सी जोड़ लिए थे ना इसका, तो ये गलत हो गया था। बी और ए अर्थात सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन रहा है। जो ई है अर्थात ई का मतलब कि वॉर ऑफ वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट 1938 में, लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 1957 में है, अपीयरेंस ऑफ सोशल नेटवर्क साइट 97 में भाई ये इनका वजूद आ गया था, फिर लॉन्च ऑफ फेसबुक 2004 में आया और ट्विटर आपका 2006 में आया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो सेकंड वाला बन जाएगा। हम थोड़े से गड़बड़ किए, ट्विटर को हम सी वाला बना दिए थे, गलत बात है। नेक्स्ट ऑन, क्योटो प्रोटोकॉल में राज्य दलों द्वारा पहली बार प्रतिबद्धता अवधि 2008-12 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों GHG के 1990 के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 1990 को बेस बना के निर्धारित किया गया था, जो औद्योगिक देश थे, औद्योगिक देशों से भाई निवेदन किया गया या उनके लिए नियम बनाया गया कि आप लोग क्या करेंगे कि 5.2% तक की रिड्यूसिंग करेंगे अपने यहाँ, ठीक है। 5.2 मतलब जो क्योटो आपका प्रोटोकॉल था 1997 में जापान में 2005 में प्रभावी हुआ, ठीक है, 5 में प्रभावी हुआ। तो इसमें लक्ष्य रखा गया जो औद्योगिक देश हैं, ठीक है, एमएक्स फर्स्ट पार्टीज के जो देश है 1990 के स्तर से औसतन 5.2% उत्सर्जन कम करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मतलब CO2, CH4, N2O, HFC, PFC जो भी हैं, SF6 हैं, ठीक है। तो ये सभी 5.2% तक ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम करेंगे। ऐसा नियम कानून बनाया गया, माना नहीं माना बात की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूक्ष्म कण माना जाता है, फाइन मोड कण है, न्यूक्लिएशन है, एटकेन है और संचय मोड या एक्युमुलेशन मोड पार्टिकल्स बोला जाता है। तो सबसे जो सूक्ष्म होता है वो न्यूक्लिएशन मोड पार्टिकल्स होता है, ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लिएशन मोड जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो आकार होता है वो 10 nm, ठीक है। जो एटकेन मोड्स होते हैं उनका जो आकार होता है 0.01 से 0.1 माइक्रोन, ठीक है। और एक्युमुलेशन का इतना है और कोर्स या फाइन मोड का इतना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे फाइन न्यूक्लिएशन मोड पार्टिकल्स। नेक्स्ट ऑन, एक व्यक्ति x से y 30 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अपनी गति को 50% बढ़ाता है, y से x तक लौटता है। औसत गति निकालना है। औसत गति का जो फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई के होता है। पहले तो 30 किमी प्रति घंटा से चल रहा है, 50% बढ़ाएगा तो 30 का आधा मतलब 15 और बढ़ा देगा। तो पहले तो 30 था, अब उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, 45 हो गई। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 2 गुणे 30 गुणे 45, नीचे आएगा आपका 30 और 45, 30 धन 45 मतलब 40 30 70 5 75, इसको हटाई दो, ठीक है। तो 25 3 75 होता है, 25 से तो कोई कटेगा नहीं, 15 पच्चे काट देते हैं, 15 पच्चे 75, 15 दूना 30 होता है, 5 9 45 होता है, 9 दूना 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड बननी चाहिए, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 2xy अपान x प्लस वाई फार्मूला ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को सही ढंग से भरने वाले ए शब्दों का अनुक्रम की पहचान करिए। कह रहा है कि इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड इन द सीपीयू। जो सीपीयू है, सीपीयू पर सबसे स्मॉल अमाउंट ऑफ की जो मेमोरी लोकेटेड होती है, पहली तो रजिस्टर होती है, उसके बाद रजिस्टर का नाम है नहीं, उसके बाद जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। तो यहाँ पे तो आएगा कैश, ये तो कन्फर्म है, यहाँ पे आएगा कैश, अर्थात कैश इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड इन द सीपीयू इटसेल्फ।
फिर दिया है इज अ फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फॉर्म कौन सी होती है? फ्लैश मेमोरी होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आएगा फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ रोम दैट इज कॉमनली यूज्ड इन एम्बेडेड डिवाइस सच एज वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स etc। कह इट इज मेनली यूज्ड इन पीसी टू स्टोर इन द टिनी ओएस कॉल्ड द बायोस। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी मेमोरी जो हो जाएगी वो रोम। रोम क्या करती है? मेनली यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, ओएस को स्टोर करने के लिए, बायोस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। आगे लिखा है स्टोरेज लोकेशन स्कीम सच एज विच सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड एज थ्रू इट अ वेयर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट को एज अ मेन मेमोरी इस्तेमाल करने के लिए यूज में आती है उसको हम बोलते हैं आपकी वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पर आएगी आपकी वर्चुअल मेमोरी, यहाँ पर आएगी वर्चुअल मेमोरी। फिर इज अ टाइप ऑफ फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी, टेम्पोरली डाटा स्टोर करने वाली मेमोरी है वो रैम हो जाएगी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा CDAEB, इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह के सवालों पे आप अपनी कमांड तभी बना पाओगे जब ICT या कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको ठीक से रहेगी। ये देखिए रोम है, रैम है, कैश है, फ्लैश है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो लॉजिकल मेमोरी नेचर इसका होता है ऐसा, ठीक है। हार्ड डिस्क के स्पेस को रैम की तरह उपयोग करती है। बेसिकली जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाने में ये वर्चुअल मेमोरी मदद करती है। और कैसे मेमोरी को आप समझेंगे ये CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में डेटा को तेजी से एक्सेस प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द कंटेंट्स ऑफ द स्वयं प्रभा चैनल 11 विद द थीम ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज आर प्रोवाइडेड बाई। सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज विषय के साथ स्वयं प्रभा चैनल 11 की सामग्री निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई है। करेक्ट भाई, CEC नई दिल्ली द्वारा, इग्नू द्वारा, LIT द्वारा और IIT मद्रास द्वारा। तो जो सोशल साइंसेज या चैनल नंबर 11 है वो इग्नू द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट आपको इसके पहले के पेपर में प्रोवाइड कर चुके हैं। जो UGC है वो 1 से 10 तक का चैनल, जो इग्नू है 11 से 16 तक का, IIT बॉम्बे 17 से 20, दिल्ली 21 से 22। आप एक बार इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इस तरह के सवाल प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो इग्नू बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंड अलोन विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आता है? स्टैंड अलोन विश्वविद्यालयों की स्टडी में इस तरह के सवाल अब तक आए नहीं हैं, इसमें लेकिन आ गया है। फिर आगे मैं तो नहीं प्रेफर करूंगा कि इस तरह के सवाल आप याद करिए, आने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म हो सकता है कि लॉ यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंस, टेक्निकल एंड होम्योपैथी। देखिए होम्योपैथी यूनिवर्सिटीज नहीं आएंगी, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म भी नहीं आएगा, इसके अंतर्गत आता है ये तीनों लॉ यूनिवर्सिटीज, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो BCD इसका राइट आंसर बन जाएगा। आ गया है पेपर में इसलिए थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा इस पे फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? कह रहा है कि ऑल काउज आर हर्बीवोरस, ऑल हर्बीवोरस आर काउज, सम हर्बीवोरस आर काउज एंड नो काउज आर नॉन हर्बीवोरस। देखिए हमने आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट पढ़ाया है, उसमें हमने आपको कन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कंट्रापोजिशन, ठीक है। ये 3 चीजें बताई हैं, कन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कंट्रापोजिशन। अगर याद हैं तो आप आराम से ऐसे सवालों को कर लेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा है ऑल काउज आर हर्बीवोरस, फिर नीचे जस्ट दिया है ऑल हर्बीवोरस आर काउज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अल्टरनेट तो किया है, ठीक है। लेकिन जो कन्वर्स है, कन्वर्स में ऑल का कन्वर्स नहीं होता है, बाय लिमिटेशन होता है, ठीक है। कन्वर्स नहीं होता है तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अगर सम हर्बीवोरस आर काउच देखेंगे तो आल का सब में कन्वर्जन नहीं होता है, आल का जो कन्वर्जन होता है नो में कन्वर्जन होता है, ये भी बात खत्म हो गई। अब सम हर्बीवोरस आर काउच है, इसमें तो होता नहीं, आल का नो में कन्वर्जन हो जाता है, आल का नो में। और देखिए यहाँ पे प्रेडिकेट के पहले नॉन लगा है, इसका मतलब है कि ये ऑब्वर्स की केस है। कौन सी केस है? ये ऑब्वर्स की केस है। आल का नो में कन्वर्जन हुआ, आल काउज आर नॉन हर्बीवोरस, प्रेडिकेट के आगे क्या लगा दिया? पहले नॉन लगा दिया गया है, ठीक है। तो अर्थात A एंड D इसका राइट विकल्प बन जाएगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अगर आप देखेंगे ऑब्वर्स की केस में वर्जन का इंटरचेंज होता है, आल का नो में और सम का सम नॉट में, और प्रेडिकेट के पहले नॉन लगाया जाता है, प्रेडिकेट के पहले नॉन लगाया जाता है। जैसे ऑल डॉग्स और ब्लैक है तो ऑल का नो में कन्वर्जन होगा, नो डॉग्स और नॉन ब्लैक लिखा जाएगा, ठीक है। प्रेडिकेट के पहले नो। अगर कॉन्ट्रापोजिशन होता तो कॉन्ट्रापोजिशन में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों के पहले नॉन लगता है, ठीक है। ऑब्वर्स की केस में हम चारों प्रकार की जो स्टेटमेंट्स होती हैं सब का ऑब्वर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सब का ऑब्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल डॉग्स और ब्लैक था, यही भी सवाल में था ना कि ऑल काउज आर हर्बीवोरस, तो नो काउज आर नॉन हर्बीवोरस, प्लस यही इसका ऑब्वर्स है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑन है, लिखा है कि जीव विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक कोशिका संरचना और कार्य के बारे में छात्रों में समझ का आकलन करने के लिए एक रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहता है।
तत्काल प्रतिक्रिया उसको लेनी है। इंटरेक्टिव क्विज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। मतलब कि वो तुरंत रिस्पॉन्स लेना चाहता है, और एक इंटरेक्टिव क्विज बनाने के लिए कौन से टूल्स उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होंगे। देखिए, कैमटेसिया तो वीडियो एडिटिंग के लिए खत्म करो, ऑडियोसिटी ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए इसको भी खत्म करो, इलस्ट्रेटर जो है ये वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए जाना जाता है, तो ये भी खत्म होता है। बात आती है गूगल फॉर्म की और काहूत की, अर्थात ए एंड सी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द epistemological orientation of the qualitative research। क्वालिटेटिव रिसर्च का इपिस्टीमोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या है। पहला विकल्प जो दिया है डिडक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिविज्म एंड इंटरप्रिटिविज्म। देखिए, चाहे डिडक्टिविज्म की बात हो, चाहे पॉजिटिविज्म की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिविज्म की बात हो, ये सभी के सभी क्वांटिटेटिव नेचर को दर्शाते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर को दर्शाते हैं। जबकि जो इंटरप्रिटिविज्म है ये पोस्ट पॉजिटिविज्म नेचर अर्थात क्वालिटेटिव नेचर को दर्शाता है, क्वालिटेटिव नेचर को दर्शाता है। डेप्थ एक्सप्लोरेशन की बात करता है, डेप्थ एक्सप्लोरेशन की बात करता है, तो इंटरप्रिटिविज्म इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। जो अब अगले 5 क्वेश्चन हैं वो आपके पैराग्राफ से संबंधित हैं, आप उसको पढ़ के आराम से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जून 2024 के हमने सारे पेपर आज के दिन तक कंप्लीट करा दिए हैं।